हेलो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 11वीं के लिए है और आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं के हिंदी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन। दो चार बातें जो मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है। एक तो आपका सिलेबस बहुत बदल गया है। दूसरा, पिछले साल टर्म 1 और टर्म 2 दो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हुए थे। टर्म 1 में केवल एमसीक्यूज़ थे, गोले भरने वाला पेपर था, और टर्म 2 में रिटन एग्ज़ाम था। तो आप क्वेश्चन पेपर को उसी तरह का पाओगे। सिलेबस भी आधा आधा बटा हुआ था दोनों टर्म्स में, लेकिन इस साल आपको पूरा सिलेबस फेस करना है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ टॉपिक भी आपके एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं, जैसे सप्रसंग व्याख्या आप लोगों के उसमें जोड़ दिया गया है, जो कि पिछले सालों में नहीं था। यहाँ मैंने अपठित गद्यांश और पद्यांश वाले दो क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सारा पैरा पढ़ करके और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। इस वीडियो में ये बहुत लेंदी हो जाएगा कि पहले मैं आप लोगों को वो पूरा पैरा पढ़ करके सुनाऊं और फिर हम उसमें से क्वेश्चन आंसर छांटें। तो वो मैंने छोड़ दिया है, और उसके बाद जो है हम अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पेपर को देखते चलोगे और मैं आपको इनके आंसर्स एक्सप्लेन करती चलूँगी। लिखने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगी तो वीडियो आपके काम की भी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 37 से शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? इसमें एक शब्द है निजी स्तर पर, नितांत निजी स्तर पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये डायरी लेखन है, और इसमें जो है बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि कुछ अपने सोच करके लिखा, कुछ मन में कुछ भावनाएं आ रही हैं उस तरीके से लिखा। तो ये सारे संकेत जो है डायरी लेखन के हैं। अगला देखते हैं। संचार में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को जनसंचार की भाषा में शोर कहते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? महर्षि नारद को। आपने टीवी में, सीरियल्स में, फिल्मों में देखा होगा, नारद मुनि को जो वीणा लेकर के कहीं भी पहुंच जाते थे और लोगों को घटनाओं की सूचना देते थे, तो उनको जो है पहला समाचार वाचक माना गया है। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम कौन से हैं? इसमें क और ख मैंने लगाया, देखते हैं क और ख में क्या क्या है। संपादकीय, टिप्पणी, कार्टून कोना, फोटो पत्रकारिता। ये मतलब हमें बताना है कि पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, यानी कि पत्रकारिता किन किन चीज़ों से ये जुड़ी हुई है। तो ये टॉपिक हो गए कि ये टॉपिक भी पत्रकारिता का है, संपादकीय भी पत्रकारिता का हिस्सा है, टिप्पणी लिखना भी उसी का हिस्सा है। तो हमें ये बताना है कि किस किस टॉपिक को पत्रकारिता के अंतर्गत लिखा जाता है। खोज परक पत्रकारिता का एक नया रूप हमारे सामने आया है, जिसका नाम है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन छिप करके किसी की वीडियो बनाना, उस तरीके से कि कोई भांडा फोड़ करना है, कोई रहस्य उजागर करना है, तो वो खोज परक पत्रकारिता में आएगा। वो एक नया तरीका है आजकल, जिसको हम स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, पद्यांश मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा अंतरा में से शुरू होता है। कबीरदास का दूसरा पैरा है कबीरदास का। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। ये वाला जो है पूरा पैरा दिया हुआ है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर हमसे पूछे गए हैं। तो ये पैरा अपने बुक में पढ़ रखा है, तो इसलिए इजीली आप क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। कबीरदास जी ने ईश्वर को क्या माना है? इसमें जो है बाकी तीनों ऑप्शन लेडी की ओर संकेत करते हैं, प्रियतमा, भार्या, पत्नी। तो एक बचा है जो प्रियतम यानी पति की ओर संकेत करता है। कबीरदास ने ईश्वर को पति माना है। आओ हमारे गहरे में, गेह का क्या अर्थ है? गेह का अर्थ होता है घर, लेकिन इसमें क्या आएगा? आत्मा रूपी घर। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमिका रूपी आत्मा को न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है। इसका क्या कारण है? ये दोनों कारण है कि एक तो प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, यानी जो मैसेज देना चाहती है आत्मा अपने परमात्मा को, या पत्नी अपने पति को, वो मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, और उसके बाद परमात्मा उसकी उपेक्षा कर रहा है, उसकी हालत को देख करके उसके पास आ नहीं रहा है। तो ये दोनों कारण हो गए। तुम बिन दुखिया देहरे में कौन सा अलंकार है? सबसे अच्छा अलंकार अनुप्रास अलंकार। दुखिया और देह दोनों में एक वर्ण की आवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा से आपकी स्क्रीन पर गद्यांश है। ये है ईदगाह कहानी में से। रोजेदारों की एक पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। ये वही वाला पैरा है जिसमें नमाज का दृश्य है। तो ये वाला पैरा आप बुक से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए रिलेट कर पाएंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में
किसका वर्णन किया गया है? इसमें क और ख दोनों का आएगा। ईदगाह की संचालन व्यवस्था का, इस्लाम धर्म की सामूहिकता का, दोनों चीज़ों का वर्णन है। संचालन व्यवस्था यानी वहाँ जो सिस्टम था, लोग कहाँ बैठेंगे, कब सिर झुकाएंगे, कब उठाएंगे, वो वाला। और इस्लाम धर्म की सामूहिकता यानी इस्लाम में सब समान है, वो वाला। दोनों टॉपिक हैं इसमें। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता में क्या भाव छिपा हुआ है? इसमें भी कर्क है दोनों, क्योंकि धन और पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इस्लाम धर्म में समानता को महत्व देना, ये दोनों बातें जब वो नमाज पढ़ने बैठते हैं तो धन के आधार पर, पद के आधार पर कोई भेदभाव उनमें नहीं होता। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? सिर झुकाकर ईश्वर को प्रणाम करना। ईदगाह का कैसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? क्या और क्या दोनों आएगा इसमें। भाईचारे की भावना से ओतप्रोत भी है। एकता, आनंद और श्रद्धा से परिपूर्ण दृश्य है, तो दोनों आ जाएंगे इसमें। नमाज अदा करने की क्रिया को किसके सहारे चित्रित किया गया है? अब ये बताना है घ्राण बिंब, श्रव्य, स्पर्श, दृश्य। तो ये दृश्य बिंब है, यानी कि हम जो है पढ़ करके अपनी आंखों के सामने हमें लगता है कि दृश्य उपस्थित हो गया है। हम इमेजिन कर पा रहे हैं कैसे लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सफ़ेद टोपी लगाई हुई है, और कैसे सब एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं, तो वो हम इमेजिन अच्छे से कर पा रहे हैं, इसलिए ये दृश्य बिंब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू वाले शुरू हो गए हैं। टॉर्च बेचने वाले किस शैली में लिखा गया चैप्टर है? व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग्य कहा गया है एक हल्की फुल्की भाषा में एक गंभीर बात को उठाया गया है, तो ये व्यंग्यात्मक शैली है। सिद्धेश्वरी के चेहरे पर चिंता के कारण फैली व्यग्रता का क्या कारण था? यानी सिद्धेश्वरी क्यों दुखी थी, क्यों परेशान थी? क और ख दोनों आएंगे इसमें भी। आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी, और परिवार के सदस्यों की चिंता, ये दोनों ऑप्शन है। सिद्धेश्वरी की अस्वस्थता नहीं है, इसलिए ये ऊपर वाले दोनों आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फहीमन के कपड़े सीने पर दादी अमीना को कितने पैसे मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे, सेकंड वाला ऑप्शन है। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर के माध्यम से कवि ने किस ऋतु के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन किया है? बसंत ऋतु के। मुरली तो गोपाल ही भावती, इस पद में किसका किसके प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है? तो जल्दबाजी में ये क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत टिक कर दिया। इसका ख ऑप्शन है, गोपी का मुरली के प्रति। अगर ईर्ष्या भाव पूछेंगे तो गोपी का मुरली के प्रति, और प्रेम भाव है तो कृष्ण का मुरली के प्रति। तो यहाँ ईर्ष्या भाव बताना है कि कौन मुरली से जलता था, तो गोपियां मुरली से जलती थी, सेकंड ऑप्शन है इसका। अगला, अरे इन दोहुन राह न पाई के माध्यम से कबीर किस राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं? सद्भावना और सदाचार की राह पर, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। सद्भावना की राह पर चलने का संदेश देते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम। दोनों क्वेश्चन पेपर जो हैं 40-40 नंबर में डिवाइडेड थे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, दो आपको टॉपिक दिए गए हैं, दृश्य लेखन करना है। पहला दृश्य लेखन है, आप विद्यालय के अध्यापकों के साथ नेशनल साइंस म्यूजियम देखने गए हैं, इस विषय पर दृश्य लेखन करना है। और दूसरा, स्टेशन पर या बस स्टैंड पर कोई जूते पॉलिश करता हुआ बच्चा बैठा है, इस विषय पर दृश्य लेखन कीजिए। दृश्य लेखन का फॉर्मेट क्या होता है? बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट है। दृश्य नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद बस स्टैंड को हमने चूज़ किया है तो बस स्टैंड लिख देंगे। बस स्टैंड पर बहुत सारे बसेस होनी चाहिए, तो 8 या 10 बस, ऐसे हम लिख सकते हैं 10 बसें, और लोगों की भीड़, इतने सारे लोग चाहिए, और एक चाहिए हमें बच्चा जो कि जूते पॉलिश कर रहा होगा। यानी ये पूरा सीन बनाने के लिए इतने लोगों की हमें ज़रूरत है। कुछ और अगर हम डालना चाहें तो बस स्टैंड पर और बाकी सारे ऐसे वाले लोग जो कि कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे होते हैं, उनको को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में कि हमें इतने लोगों की और इन सामग्री की, इन स्थानों की ज़रूरत है, वो लिख देंगे। और उसके बाद सिंपली हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम डायलॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ की फॉर्म में उस बच्चे को इमेजिन करना है, और 2-4 सिचुएशन उसके आसपास की इमेजिन करनी है, और उसको सीक्वेंस में लिख देना है। क्या क्या इसमें हम डाल सकते हैं? बच्चा बैठा है, वो पॉलिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पास कितनी भीड़ है, वो कितने उम्र का है, कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसके चेहरे पर क्या भाव है, अगर उसके पास अभी कस्टमर नहीं है और वो पॉलिश नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके से कस्टमर को बुला रहा है, और अगर वो पॉलिश कर रहा है तो वो कितने ध्यान से, कितनी लगन से ये काम कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी कल्पना के अनुसार जिस भी दिशा में इस दृश्य को ले जाना चाहें लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लेटर है, लेटर लिखना है। विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ती रैगिंग की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। तो एड्रेस हो जाएगा, सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री,
और नई दिल्ली भारत सरकार नई दिल्ली, इस तरीके से हम एड्रेस लिख करके और विषय लिख देंगे विश्वविद्यालयों में बढ़ती रैगिंग की समस्या। और उसके बाद हम जो है अपना लेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में कि कैसे रोज़ रैगिंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और रैगिंग की समस्याएं बढ़ने कि क्या दुष्प्रभाव निकल रही हैं, कैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होता है, कैसे बुलिंग की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, कैसे लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके ऊपर है, आपने रैगिंग की समस्या को बहुत बार टीवी में, फिल्मों में देखा होगा, किस तरीके से आप लिखना चाहिए। शिक्षा मंत्री को क्या क्या आप अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप एंड में लिख सकते हैं, लेकिन पहले समस्या को एक्सप्लेन करना है और अगर सजेशन है तो उसको एंड में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अथवा में क्या है। आंध्र बैंक दिल्ली में कार्यालय सहायक पद हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नवीन भारतीय विद्यालय कार्यकारिणी समिति की नए शैक्षिक सत्र प्रारंभ से पूर्व की बैठक हेतु कार्यसूची तैयार करें। कार्यसूची होता है हमें एक मीटिंग बुलानी है, मीटिंग बुलाने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें लिख कर रखने हैं कि इस मीटिंग में इन इन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो यहाँ स्कूल का नाम दे रखा है नवीन भारतीय विद्यालय, और बुलाने का उद्देश्य क्या है कि नया सेशन शुरू होगा उससे पहले हम बुला करके डिस्कस करेंगे। तो स्थान, समय और जगह बता देंगे। कार्यसूची में क्या होता है, ऊपर ये फॉर्मल 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं कि किस स्थान पर और किस समय पर, और ये एक बैठक होनी है, किस किस को आमंत्रित किया गया, उन सदस्यों के नाम, और फिर मुख्य बिंदु लिख लेते हैं 4-5 कि हमें किस किस विषय पर बातचीत करनी है। तो नए सत्र के आरंभ के संदर्भ में ये है। पॉइंट्स में बता देती हूँ क्या क्या हम लिख सकते हैं कि नए सत्र पर चर्चा, नए सत्र में अनुशासनहीनता को रोकने के उपाय, नए सत्र में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के उपाय, छात्रों का नैतिक मूल्य का स्तर बढ़ाने के उपाय। जो भी मतलब नए सेशन में आप अपने विद्यार्थियों से क्या चाहते हैं, या विद्यालय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, या क्या हमने पूरे साल के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। 3-4 पॉइंट डेट डालने के बाद नीचे पॉइंट्स में डाल के आप 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इन इन मुद्दों पर बातचीत होगी। तो इस तरीके से कार्यसूची लिखी जाती है। इसके बाद है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बहुत आसान है, सिंपल, इसको भी आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर बस आपको स्थान का नाम लिखना होता है। विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया है और इस पर रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रतिवेदन तैयार करना है। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख करके और नीचे लिखना शुरू कर सकते हैं कि कल जो है हमारे विद्यालय में विवेकानंद जयंती मनाई गई और किस तरीके से मनाई गई, उसको आप इसको पूरे पैराग्राफ में 3 नंबर के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या प्रोग्राम हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, कोई मुख्य अतिथि आया, नहीं आया, कोई पुरस्कार वितरण हुआ, किसी ने भाषण दिया, कौन कौन से प्रोग्राम थे, ये सारी चीज़ें एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्यसूची और प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मरण पत्र लिखने का क्या लाभ होता है। स्मरण पत्र हम किसको कहते हैं, मान लो हमने किसी डिपार्टमेंट में कोई पत्र लिखा और उस हमारे पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई शिकायत का पत्र था या हमें कुछ और काम था, तो हमने कोई भी पत्र लिखा और उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, तो हमें दोबारा से एक और पत्र लिखना है। लेकिन वो पत्र जो है पुराने वाले पत्र के जितना बड़ा नहीं होगा, समस्या को हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल उस लेटर का नंबर और उसकी डेट डाल करके हम ये बता देंगे कि हमने जो पहले इस नंबर का लेटर लिखा था और इस डेट को लिखा था, आप उसको पढ़िए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये होता है स्मरण पत्र। और इसके लिखने के क्या लाभ हैं, इसके लिखने का लाभ होता है कि जिस भी विभाग में हमारे पिछले पत्र पर कार्यवाही नहीं हुई है, उनको याद दिलाना कि हम पहले भी लिख चुके हैं और बार बार लिख रहे हैं। तो स्मरण पत्र मतलब याद दिलाने वाला पत्र। परिपत्र क्या होता है, परिपत्र है सर्कुलर जिसको हम कहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लो हमारा शिक्षा विभाग है या परिवहन विभाग है, तो उसका काम कैसे चलता है। उस डिपार्टमेंट में कुछ लोग जो हेड के रूप में आप मान सकते होते हैं, 5-7 लोग, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है। और जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम होना है और इस तरीके से होना है, तो फिर वो बाकी अपने छोटे कार्यालयों में और बाकी लोगों को वो सूचना भेज देते हैं कि ये काम है और ये काम इस तरीके से आपको करना है, उसको हम परिपत्र कहते हैं। तो कार्यालयों का काम, विभागों का काम कैसे होता है, परिपत्रों के द्वारा से होता है, चाहे वो कार्यालय सरकारी हो चाहे निजी हो। तो काम करने के जो निर्देश दिए जाते हैं वो परिपत्र के माध्यम से दिए जाते हैं कि कोई भी काम है, कब तक करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक क्या है। फ्लैशबैक आपने सुना होगा टीवी में, फिल्मों में, फ्लैशबैक यानी पीछे की घटनाओं को याद करना, पीछे के ख्यालों में खो जाना।
ये है, उसका उल्टा फ्लैश फॉरवर्ड क्या है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को इमेजिन करना। ये भी आपने सीरियल्स में, फिल्मों में आराम से देखा होगा कि कुछ समय बाद की घटनाओं को लोग जब इमेजिन करते हैं तो किस तरीके से, बिल्कुल फ्लैशबैक के तरीके से ही इसको दिखाया जाता है, लेकिन इसमें आगे का सोचना होता है। उसके बाद स्वव्रत लेखन के समय ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। 2 पॉइंट्स बताने हैं हमें बायोडाटा लिखते टाइम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बायोडाटा लिखते टाइम हमें ईमानदारी बरतनी है, सबसे पहली बात, कुछ भी झूठ-मूठ नहीं लिख देना है। दूसरा, जिस पोस्ट के रिगार्डिंग हम अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो सीक्वेंस में सारी सूचनाएँ लिखें जैसे उन्होंने माँगी हैं। तो ये 2 ध्यान रखने वाली बातें हो सकती हैं। तीसरा, इसमें हम अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अपनी योग्यता के साथ-साथ। ये 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए कि ये 3 बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे अंतरा और अंतराल वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। इस पंक्ति में काव्य सौंदर्य हमें बताना है। काव्य सौंदर्य में क्या होता है, पहले हम थोड़ा-सा अर्थ बता देंगे और फिर 1-2 पॉइंट्स ग्रामर के बता देंगे। तो अर्थ इसका क्या निकलता है, भाव इसका क्या निकलता है कि कवि अपनी माँ को माँ कह कर के इंट्रोड्यूस नहीं कराता, वो उसको तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए कहता है उसकी आँखों को। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी माँ जो है अपने यात्रा पूरी करने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी जो है खोने लगी है, उसकी आँखों की रोशनी कम होने लगी है। और इसमें काव्य सौंदर्य हम क्या बताएँगे, इसमें हम बता सकते हैं सरल भाषा का प्रयोग है। पंचर पहिए वाली लाइन से हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें बता सकते हैं। करुण रस का इस पूरी कविता में प्रयोग है। तो ये 2-3 बातें काव्य सौंदर्य की हो जाएंगी। ख भाग, कवि किस प्रकार के घर में वापसी की आशंका करता है। कवि है या कोई और भी व्यक्ति है तो कैसा घर उसको चाहिए होता है, एक ऐसा घर जिसमें पूरा दिन का थका हारा व्यक्ति वापस जाए तो उसको शांति मिले, उसको प्यार मिले और उसको सुरक्षा मिले। तो कवि भी ऐसे ही घर की आकांक्षा करता है। 1-2 विशेषताएं आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, बाकी ये दोनों तीनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बादल को घिरते देखा है कविता में हिमालय के किन्नर वनवासियों के रहन सहन और सज धज का जो चित्रण किया है उसका वर्णन करना है। तो इस कविता का आखिरी पैरा है और बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया है कि कुछ किन्नर किन्नरियां हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, झोंपड़ी के अंदर बैठे हैं। झोंपड़ी जो है भोज पत्तों की बनी हुई है। उन सब ने अपना श्रृंगार किया हुआ है फूलों से। चोटी में उन्होंने फूलों की माला लपेटी हुई है और गले में नीले कमल के फूलों का हार पहना हुआ है। उसके बाद वो मृगशाला पर बैठे हैं कुटिया के अंदर और उसके पास में ही लाल चंदन की तिपाई रखी है, 3 पैरों वाला यानी स्टूल रखा है। उस स्टूल के ऊपर एक पात्र रखा है जो कि चांदी से बना हुआ है। उस पात्र में मदिरा भरी हुई है और वो सारे किन्नर जो हैं मदिरा पी रहे हैं और अपनी सुंदर उंगलियों से बांसुरी बजा रहे हैं। ये सीन इसमें बताया गया है। तो जितनी चीज़ें आपको याद रह जाए वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक रिश्ते न खुल पाने का क्या कारण है, घर में वापसी कविता के आधार पर हमें बताना है। तो पारिवारिक रिश्ते क्यों नहीं खुल पाते, क्योंकि परिवार में इतनी गरीबी है कि लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। आपस में एक दूसरे से बात करने से इसलिए कतराते हैं कि कहीं अगर बात निकलनी शुरू हो जाएगी तो वो बात जा करके समस्या पर ना अटक जाए। तो लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार से भी बात नहीं करते। जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो प्यार आपस में रिश्तों को बनाए रखने के लिए घर में ज़रूरी होता है, वो उन लोगों में नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है पारिवारिक रिश्ते जिनके ऊपर ताला पड़ गया है वो नहीं खुल पा रहा, ऐसा कहा है। निशा काल से चिर अभिशापित, क्या अर्थ है इसका और ये किसके लिए कहा गया है। निशा कहते हैं रात को, काल मतलब समय, से चिर अभिशापित बहुत दिनों से जिसको रात के संदर्भ में अभिशाप मिला हुआ है। तो ये बादल को घिरते देखा है में है और ये चकवा चकवी के लिए प्रयोग किया गया है। चकवा चकवी एक पक्षी होता है, पक्षी का जोड़ा, और उनके बारे में माना जाता है कि उनको जो है बहुत सदियों पहले एक अभिशाप मिला था कि वो रात को कभी भी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और वो हमेशा रात को अलग रहेंगे और अलग भी चुपचाप नहीं रह पाएंगे, वो एक दूसरे को याद करके रोते रहेंगे। तो ये चकवा चकवी पक्षी के जोड़े के लिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहोगे। ये पूरी तरह से आपके विचारों पर आधारित प्रश्न है। आप कोई भी समाज की 2-4 बुराइयां लिख सकते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के हम इन चीज़ों पर काम करना चाहेंगे। उन्होंने क्या क्या काम किया था, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर सबसे ज़्यादा काम किया था, तो आप स्त्री शिक्षा लिख सकते हो।
लड़कियां जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी सामाजिक बुराई को उठाते हो और उसके बारे में लिखते हो। यदि वसंता गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार कैसा होता? चमेली के बेटे का नाम है वसंता और अगर उसका बेटा वसंता गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार उसके प्रति वैसा नहीं होता जैसा वो गूंगे के प्रति करती है। गूंगे के प्रति जो चमेली का व्यवहार है वो तो पूरा एहसान भरा व्यवहार है, क्योंकि उसको बाद बाद में उसके ऊपर, उसकी हरकतों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अगर चमेली का खुद का बेटा गूंगा होता तो वो उसकी भावनाओं को भी समझती और वो क्या कहना चाहता है उसको भी समझती और वो उसको उतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करती जैसा उसने बाद में गूंगे को किया था। अगला क्वेश्चन, खुद के हाथ की पथी हुई ईंटों को देखकर मानो के मन में बिजली की तरह कौन सा ख्याल कौंधा? सुखिया और मानो के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। जब मानो ने अपने हाथ की पथी हुई ईंट देखी तो उसके मन में ये आया कि इन ईंटों को बनाने वाले हम खुद हैं, तो हम अपना घर क्यों नहीं बना लेते। तो ये विचार आया। उसके बाद सुखिया और मानो के जो वार्तालाप थे उनको आप इस तरीके से, जैसे डायलॉग राइटिंग आपने सीखी होगी 9th क्लास में, सुखिया ये वर्ड बोलेगा, ये डायलॉग बोलेगा, फिर मानो ये डायलॉग बोलेगी। इस तरीके से बातचीत को आपको शब्दों में लिख देना है, अपने शब्दों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावित्रीबाई के बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा मिली? तो हम इसमें उस घटना का जिक्र कर सकते हैं कि जब वो छोटी थी तो एक बार मेले में गई और वहाँ कुछ ईसाई मिशनरी थे और वो अपना नाटक लोगों को दिखा रहे थे मेले में। तो वो भी कुछ खाते हुए हाथ में ले रखा था उसने खाने का सामान और वो उसको खाते हुए और उस नाटक को खड़ी होकर के देखने लगती है। तभी एक लाट साहब आते हैं और उस लड़की को टोकते हैं कि इस तरीके से खाना पीना और सड़कों पे खड़ा होना घूमना अच्छी बात नहीं है। तो वो खाना फेंक करके जाने लगती है। तब वो उसको एक बुक देते हैं कि तुम इसको पढ़ लो, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं आती तो तुम इसके चित्र भी देख सकती हो। तो इस बात से उसको ये लगा कि उसको जो है पढ़ना चाहिए। सूबे सिंह ने किसने के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया था? सूबे सिंह जो था, भट्ठा मालिक जो था मुख्तियार सिंह, उसका बेटा था और ये एक अय्याश तरीके का आदमी था। किसने जो है, एक मजदूर महेश की पत्नी है, दोनों ईंट भट्टे पर काम करते हैं। लेकिन सूबे सिंह की गंदी नज़र पड़ती है किशनी के ऊपर। वो उसको अपने सेवा में रख लेता है, उसको अपने निजी काम कराने के बहाने से। बाकी लोगों को ये संदेश होता है कि वो उसको अपनी सेवा के लिए रख रहा है। तो वो उसका शोषण करता है और बदले में उसको जो है कुछ पैसे, रेडियो, कुछ गिफ्ट वगैरह उसको दे देता है, शहर में घुमाने ले जाता है। तो ये वाले परिवर्तन हमें लिखने हैं कि किसने के जीवन में सूबे सिंह की वजह से ये परिवर्तन आए। अगला है अंतराल में से, ये छोटे प्रश्न हैं एक एक नंबर के। मकबूका के शहर के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में। तो बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला कराया गया। शरद चंद्र के पिता का क्या नाम था? शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल था। आगे, मकबूल के पिता के चरित्र की किन 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। तो पहली विशेषता, मकबूल के दादा की मृत्यु हो जाती है और मकबूल जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो पिता उसकी स्थिति को समझ जाते हैं और उसे तुरंत जो है बोर्डिंग स्कूल जाने का निर्देश देते हैं कि वहाँ जाएगा तो बच्चों के साथ मिलेगा तो इसकी स्थिति जो है सुधर जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक जागरूक पिता है, प्यार करने वाला पिता है। दूसरा, जब मकबूल जाने लगता है हॉस्टल में तो वो उसको कुछ शिक्षा देते हैं कि कैसे उसको जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रोज़े के नियम, अपने धर्म की बारीकियाँ, अदब के नियम, मॉरल वैल्यूज़ सीखनी है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी वो अपने बेटे को बताता है। तो वो एक संस्कारी पिता है, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है। और एंड में आपने सबने जब पढ़ाई है कि कैसे वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कैनवास खरीद करके, पेंटिंग के लिए पेंट खरीद करके, ब्रश खरीद करके, जबकि उस समय ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था। तो उस समय अपने बेटे को वो सपोर्ट करते हैं और उनका बेटा जो है उनके सपोर्ट के बाद ही इतना बड़ा फेमस चित्रकार बनता है। शरद चंद्र के बचपन की एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। बहुत सारी घटनाएं हैं, आप किसी एक का वर्णन कर सकते हैं कि कैसे वो पतंगबाजी करते थे, कैसे वो लट्टू घुमाते थे, कैसे वो सारे वो वाले खेल खेलते थे जो उसके नाना के घर में मना थे, या फिर नाना सो रहे थे और मामा सो रहे थे तो ये दोनों बच्चे जो है मिलकर के दिए का को गिरा देते हैं और बुझा देते हैं। वो वाली घटना कि सारी चादर पर तेल फैल जाता है, वो वाली घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, किसी भी घटना का आप आराम से जिक्र कर सकते हैं। प्रचार और प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या अंतर है? ये मकबूल वाले
चैप्टर में से ही बनता है प्रश्न। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, प्रचार और प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या अंतर है। मकबूल वाले चैप्टर में से हैं, आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रचार और प्रसार के पुराने तरीकों में क्या क्या था। पहले तो कोई पोस्टर बनाना पड़ेगा, वो भी हाथ से, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, हाथ से पोस्टर बनाना है सुंदर सा। उसके बाद दूर दूर तक जा कर के प्रचार करना है, दूर तक जा कर के प्रचार करने में घोड़ों का उपयोग वो करते थे, तांगों का उपयोग करते थे इस तरीके से, और ढोल पीट करके, मुनादी करके और चिल्ला करके लोगों को बताने की कोशिश करते थे, या नाटक वाटक दिखा करके इस तरीके से वो प्रचार करते थे। इसका एक ये है कि बहुत अधिक लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि घोड़े पर और तांगे पर व्यक्ति कहाँ तक कितना प्रचार कर सकता है। नए तरीके कौन से हैं, वर्तमान तरीके कौन से हैं। आजकल जो है आधुनिक मीडिया, जनसंचार के जो चारों माध्यम आप पढ़ते हो, प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, उन सब के माध्यम से बहुत आसान हो गया है, और पूरे संसार में आप सूचनाएं पहुंचा सकते हो, और बहुत जल्दी आप सूचनाएं पहुंचा सकते हो। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। पोस्टर वोस्टर जो पुराने ज़माने में हाथों से बनाने पड़ते थे, अब बहुत सुंदर से पोस्टर जो है कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं, और उन पोस्टरों को अखबारों के साथ साथ दूर दूर तक पहुँचाया जा सकता है, या उन पोस्टरों को जो है निर्धारित स्थान पर चिपकाया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो मुनादी की ज़रूरत नहीं है। जो जो उस पोस्टर को पढ़ेगा वहाँ वहाँ तक प्रचार जो है उस चीज़ का हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 11th क्लास का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में। हालांकि बहुत ज़्यादा मैच नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैप्टर्स आपके बदल दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर जो हैं आपके नए नए जोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस गहराई तक प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो आपको जो है किस किस कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें आपको दिख गया और आपने अभी तक रिवाइज ना किया हो, तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।